नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विलियम कॉन्ग्रीव का ड्रामा द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसको ग्रेटेस्ट कॉमेडीज़ में शुमार किया जाता है, ख़ासकर ग्रेटेस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स या रेस्टोरेशन कॉमेडी। इस पर 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। एक वीडियो में द वे ऑफ द वर्ल्ड एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स या एज अ रेस्टोरेशन कॉमेडी था, और दूसरे वीडियो में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आज हम इसको डिटेल स्टडी के लिए चुना है मैंने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ड्रामेटिस्ट पर्सोना से मिलते हैं। हिंदी में कहें तो उनको पात्र बोलते हैं। इस नाटक के कौन कौन पात्र हैं, उर्दू में तो किरदार बोलते हैं, किसका क्या किरदार है, भूमिका है। मेन जो पुरुष पात्र हैं, पहले उनको देखिए। फेनाल नाम बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि बड़ा ही कन्फ्यूज़न है इसमें। फेनाल इन लव विद मिसेस मारवुड, है ना। फिर है मिराबेल इन लव विद मिसेस मिलामेंट। कौन किससे मोहब्बत करता है और कौन किसकी मतलब पिछली महबूबा थी, अभी फ़िलहाल किससे मोहब्बत कर रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कैरेक्टर्स पर। फिर विटवुड है और पेटुलेंट हैं, ये फॉलोअर्स ऑफ मिसेस मिलामेंट हैं। फिर सर विल्फुल विटवुड, ये हैं हाफ ब्रदर ऑफ विटवुड, यानी विटवुड के आधे भाई हैं। एंड नेफ्यू टू लेडी विशफर्ड, और लेडी विशफर्ड के भतीजे हैं। वेटवेल सर्वेंट टू मिराबेल, जो वेटवेल हैं वो सर्वेंट है मिराबेल के। तो इन जो कैरेक्टर्स हैं इन पर कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैंने वीडियो अपलोड किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला, उसमें आपने देखा भी था। कैरेक्टर्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर देखिए फीमेल कैरेक्टर्स। लेडी विशफर्ड हैं एनिमी टू मिराबेल, मिराबेल की से इनकी दुश्मनी है। फॉर हैविंग फॉल्सली प्रिटेंडेड लव टू हर, क्योंकि मिराबेल ने झूठ मूठ के प्यार उनके प्रति दिखाया था, यानी उनसे मोहब्बत का नाटक किया था। फिर मिसेस मिलामेंट हैं अ फाइन लेडी, एक अच्छी लेडी हैं। नीस टू लेडी विशफर्ड, और लेडी विशफर्ड की ये भतीजी हैं। एंड लव्स मिराबेल, और मिराबेल से मोहब्बत करती हैं। फिर है मिसेस मारवुड, ये फ्रेंड टू मिस्टर फेनाल एंड लाइक्स मिराबेल, ये मिस्टर फेनाल की दोस्त हैं और मिराबेल को पसंद करती हैं। भैया कौन किसको पसंद कर रहा है और कौन किसका दोस्त है और कौन किसका प्रेमी है, यहाँ आपको बड़ा जब तक आप ड्रामा पढ़ नहीं लेते तब तक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो डिटेल में ड्रामा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर मिसेस फेनाल हैं डॉटर टू लेडी विशफर्ड, लेडी विशफर्ड की बेटी हैं। एंड वाइफ टू फेनाल, और फेनाल की पत्नी हैं। और फॉर्मरली फ्रेंड टू मिराबेल, इससे पहले वो मिराबेल की दोस्त रही हैं, यानी उनका थोड़ा सा संबंध रहे हैं मिराबेल से। फोएबल वुमन टू लेडी विशफर्ड, यानी फोएबल लेडी विशफर्ड की अंडर काम करने वाली महिला हैं फोएबल। फिर मिंसिंग वुमन टू मिसेस मिलामेंट, और ये मिसेस मिलामेंट की सेविका हैं। इन पर कई सवाल आए थे, एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं कि इन तीनों में को याद रखना है आपको कि फोएबल किसकी सेविका हैं, मिंसिंग किसकी सेविका हैं। और बेटी वेटिंग वुमन एट द चॉकलेट हाउस, ये चॉकलेट हाउस में काम करती हैं। वेटिंग वुमन मतलब वही कामगार हैं, काम वाली हैं। पेग वेटिंग वुमन टू लेडी विशफर्ड, ये लेडी विशफर्ड की सेविका हैं। पेग, तो नाम ज़रूर याद रखिएगा, इन सेविकाओं के नाम पर ज़रूर क्वेश्चन आता है एक। डांसर्स फुटमैन एंड अटेंडेंट्स, तो ये सारे लोग हैं, नर्तक हैं, अटेंडेंट्स हैं, फुटमैन हैं, ये मतलब सभी लोग इसमें शामिल हैं, इनके किरदार हैं। सीन लंदन का है, और टाइम क्या है, द टाइम इक्वल टू दैट ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी जितना वक्त प्रेजेंटेशन में लगता है उतना ही समय लिया गया है। यानी एक होता है ना यूनिटी, 3 यूनिटीज़ आपने पढ़ी होंगी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो यहाँ यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो किया गया है। तो इन सारे कैरेक्टर्स को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये फुटमैन जो दे रखा है, फुटमैन भी अटेंडेंट्स होते हैं, ये भी अटेंडेंट्स दे रखा है, अटेंडेंस सर्वेंट होते हैं। और फुटमैन वो अटेंडेंट्स होते हैं जो कि वर्दी पहने हुए होते हैं अपनी। और अब हम देखते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग एक तरीके से इंट्रोडक्टरी होता है
ड्रामा के लिए एक पूर्वाभास आपको हो जाता है प्रोलोग पढ़ने के बाद कि इस ड्रामा में हमें क्या देखने को मिलेगा। प्रोलोग पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने बोला है। कई लाइंस इसमें से दे दी जाती हैं और उनके बारे में पूछा जाता है, तो आपको बहुत माइन्यूटली पढ़ना है। और किसने बोला था प्रोलोग जब इस ड्रामा का मंचन हुआ था, तो वो नाम ज़रूर आप याद रखिएगा, मिस्टर बैटरटन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, मैंने बैटरटन लिख दिया है आपके लिए, ये नोट कर लीजिएगा। जब इस नाटक का मंचन हुआ था तो बैटरटन ने प्रोलोग बोला था, मिस्टर बैटरटन, ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। तो प्रोलोग देखिए, ऑफ दोज फ्यू फूल्स who with ill stars are cursed, sure scribbling fools called poets fear the worst. Of those few fools, यानी उन कुछ मूर्खों में से, बेवकूफ़ों में से, with who, जो कि with ill stars यानी बुरे सितारों से, are cursed शापित होते हैं। यानी दुनिया में कुछ लोग मूर्ख होते हैं और जिनके सितारे बुरे होते हैं, जिनको श्राप होता है कि उनके सितारे ख़राब होते हैं, भाग्य के सितारे उनके ख़राब होते हैं। तो उन मूर्खों में से श्योर यानी यकीनन पक्की बात यह है कि स्क्रिबलिंग फूल्स, स्क्रिबलिंग माने लिखने वाले, फूल्स बेवकूफ़, कॉल्ड पोइट्स जिनको कि कवि कहा जाता है, शायर कहा जाता है, फेयर माने काम करते हैं, द वर्स्ट सबसे बुरा, यानी वो सबसे बुरे साबित होते हैं। वो खुद बुरे नहीं होते बल्कि उनका भाग्य बुरा साबित होता है, उनका नसीब बुरा साबित होता है, उनकी जो लाइफ है वो बुरी साबित होती है, बुरी गुजरती है। वैसे भी कई बार जोक आता है कि एक बहुत कमज़ोर आदमी था, उससे एक व्यक्ति पूछता है कि भैया काम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम कवि हैं साहब, हम कविताएं लिखते हैं, शायर हैं। तो उस आदमी ने उस कमज़ोर आदमी को 100 रुपये दिए कि भैया कुछ खा लिया करो, क्योंकि मालूम है कवि की आमदनी बहुत नहीं होती, हर कोई कुमार विश्वास की तरह बहुत अच्छा नहीं कर पाता, जो कि उनकी तो अच्छी खासी इनकम है। तो जिस ज़माने में ये लिख रहे हैं उस ज़माने में तो और भी हालत ख़राब थी। कोई पैट्रन मिल गया, अगर संरक्षक मिल गया, तब तो कवि की बल्ले बल्ले हो जाती थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के संरक्षण में रहते थे कवि, तो उनके तो बारे न्यारे होते थे, लेकिन जो साधारण कवि होते थे उनकी आमदनी अच्छी नहीं होती थी। तो उनके कहने का मतलब यही है कि जो लिखने वाले मूर्ख हैं, जिनको कवि कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा बुरे साबित होते हैं। फॉर दे आर अ सॉर्ट ऑफ फूल्स विच फॉर्च्यून मेक्स, फॉर क्योंकि, दे आर वो होते हैं, अ सॉर्ट ऑफ माने टाइप के, प्रकार के, फूल्स मूर्ख, बेवकूफ़, विच जो कि फॉर्च्यून मेक्स भाग्य बनाता है, क्योंकि वो ऐसे बेवकूफ़ हैं जिनको भाग्य बनाता है, भाग्य के बनाए हुए बेवकूफ़ होते हैं। एंड आफ्टर शी हैज़ मेड दैम फूल्स फॉर सेक्स, एंड आफ्टर माने बाद में, शी हैज़ मेड जब वो बना देता है, भाग्य को शी बोला गया है, भाग्य की देवी होती है ना, तो इसलिए यहाँ देखिए एफ कैपिटल से भी लिखा हुआ है और यहाँ भाग्य के लिए शी यूज़ किया गया है। वैसे हम हिंदी में और उर्दू में भी नसीब जो है मेल मानते हैं हम लोग, भाग्य होता है, और यहाँ पर जो भाग्य होती है। तो आफ्टर शी हैज़ मेड देम फूल्स, जब उनको वो बेवकूफ़ बना देती है, फॉर सेक्स, फॉर सेक माने होता है छोड़ देना, उसके बाद वो छोड़ देती है। तो जो नसीब की देवी है, भाग्य की देवी है, वो उनको पहले बेवकूफ़ बनाती है और फिर छोड़ देती है। विद नेचर्स ऑफ्स, यानी जो नेचर्स ऑफ्स माने जो पैदाइशी बेवकूफ़ होते हैं, है ना, नेचर माने प्रकृति, ऑफ माने भी बेवकूफ़ होता है। तो जो पैदाइशी बेवकूफ़ हैं उनका जो केस है, इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट केस, वो एकदम से अलग मामला होता है। जो पैदाइशी बेवकूफ़ होते हैं जिन्हें प्रकृति ने ही बेवकूफ़ बनाया है, तो जो कवि हैं, ये डिफरेंस याद रखिएगा, है ना, जो पोइट्स हैं वो फॉर्च्यून के बनाए हुए, भाग्य के बनाए हुए, नसीब के बनाए हुए बेवकूफ़ हैं, और दूसरी तरफ होते हैं जो कि प्रकृति के बनाए हुए बेवकूफ़ हैं, यानी पैदाइशी बेवकूफ़। तो उनका मामला बड़ा अलग होता है। फॉर फॉर्च्यून फेवर्स ऑल हर इडियट रेस, फॉर क्योंकि फॉर्च्यून भाग्य, फेवर्स माने फेवर करता है, मेहरबानी करता है,
ऑल हर इडियट रेस, ऑल माने सारे, हर माने उसके, अब हर किसके, नेचर के, नेचर के बनाए हुए जो पैदाइशी बेवकूफ़ हैं, इडियट बेवकूफ़, रेस माने प्रजाति। तो जो भाग्य की, जो नेचर की बनाई हुई, जो पैदाइशी बेवकूफ़ हैं, जो नेचर के बनाए हुए इडियट्स हैं, उन पर भाग्य मेहरबान होता है, नसीब मेहरबान होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग, क्योंकि खासकर हालांकि सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके ख़ानदानी रईस होते हैं, जिनके घर वाले बहुत पैसे वाले होते हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें मालूम होता है कि भाई हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने लिखने की, हमें क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, तो वो इडियट्स रहते हैं, बेवकूफ़ रहते हैं। तो ये कहना है, जो फॉर्च्यून फेवर्स ऑल हर इडियट रेस का मतलब यही कहना है कि ये इन बेवकूफ़ों पर भाग्य मेहरबान रहता है। इन हर ओन नेस्ट द कुक्कू एग्स वी फाइंड। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जो कोयल होती है वो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में रखी आती है, खासकर कौए के घोंसले में, क्योंकि कौआ और कोयल दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, काले ही होते हैं। तो जो अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो जो फीमेल कौआ होती है, क्रो, वो पहचान नहीं पाती कि ये मेरे बच्चे हैं या कोयल के बच्चे हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब आवाज़ उनकी डिफरेंट होती है, तब उसको समझ में आता है कि मैंने तो कोयल के बच्चों को पाला है ना, अपने बच्चों को नहीं पाला, कोयल के बच्चों को पाला है। तो उस वक्त फिर वो उनको भगाती है, लेकिन तब तक वो बड़े हो चुके होते हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो कवि लोग हैं, वो तो इसके अपने बच्चे हैं भाग्य के, और जो पैदाइशी बेवकूफ़ हैं, नेचर वाले बेवकूफ़ हैं, वो कुक्कूज एग्स हैं, यानी कोयल के अंडे हैं, और भाग्य उन पर मेहरबानी कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, कंपैरिजन है, देखिए एनालॉजी आप कह सकते हैं। इन हर ओन नेस्ट, अपने खुद के घोंसले में, द कुक्कूज एग्स वी फाइंड, यानी कोयल के अंडों को हम पाते हैं। यानी भाग्य के बनाए हुए बेवकूफ़ हम हैं, भाग्य को हमारे ऊपर मेहरबान होना चाहिए, लेकिन भाग्य क्या करता है, दूसरों के अंडों को पाल रहा है। भाग्य नेचर्स ओफ्स जो दिया है उनको पाल रहा है, उन पर मेहरबानी करता है, हमारे ऊपर नहीं करता। ओवर विच शी ब्रूड्स टू हैच द चेंजलिंग काइंड, ओवर विच जिनके ऊपर, शी ब्रूड्स यानी वो बैठती है, सेती है, टू हैच, हैच माने सेना होता है, द चेंजलिंग काइंड्स, द चेंजलिंग वही चेंज्ड यानी बदले हुए बच्चे, तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो जो बच्चे हैं बदल गए हैं, उसके बच्चे नहीं हैं, अंडे उसके नहीं हैं, तो उनके ऊपर वो बैठती है, उनको सेती है, उनका लालन पालन करती है, उनसे बच्चे निकलते हैं, उनको पालती है। तो वैसे ही ये नसीब है, भाग्य है, अपने बनाए हुए बेवकूफ़ों पर मेहरबानी नहीं करता, बल्कि नेचर के बेवकूफ़ों पर मेहरबानी करता है। नो पोर्शन ऑफ हर ओन शी हैज़ टू स्पेयर, नो पोर्शन यानी पोर्शन माने भाग होता है, पार्ट होता है, ऑफ हर ओन अपना खुद का, किसका, नसीब का, शी हैज़ टू स्पेयर, स्पेयर माने बचा के रखना, तो वो बिल्कुल भी बचा के नहीं रखती, जो नसीब है अपनी मेहरबानी बिल्कुल भी बचा कर नहीं रखता अपने खुद के बच्चों के लिए। सो मच, इतना ज़्यादा, शी डोट्स माने वो मोहब्बत करती है, ऑन हर एडॉप्टेड केयर, किसके ऊपर, एडॉप्ट किए हुए, केयर माने जो एडॉप्टेड केयर का मतलब पूरा हो गया कि जिन बच्चों को उसने एडॉप्ट किया है, यानी जो नेचर के बनाए हुए बेवकूफ़ हैं वो उसके एडॉप्टेड बच्चे हुए, वो उसके अपनाए हुए बच्चे हुए, गोद लिए हुए बच्चे हुए, तो उन पर ज़्यादा मोहब्बत करती है। सो मच, इतनी ज़्यादा, शी डोट्स वो मोहब्बत करती है ऑन हर एडॉप्टेड केयर, यानी अपने गोद लिए हुए बच्चों पर, और जो अपने खुद के बच्चे हैं यानी जो कवि लोग हैं उन पर मेहरबानी नहीं करती, उनसे उतनी मोहब्बत नहीं करती, गोद लिए हुए बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करती है ना। कभी खुशी कभी गम में देखा था आपने कि शाहरुख खान से ज़्यादा प्यार करती थी जया भादुड़ी, गोद लिया हुआ बच्चा था। आगे देखिए, पोएट्स आर बबल्स, यानी जो कवि हैं वो बुलबुले होते हैं, बाय द टाउन, शहर के द्वारा, ड्रॉन इन यानी उनको खींच लिया जाता है या उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, सफर्ड एट फर्स्ट,
सफ़र का मतलब यहाँ कष्ट पाना नहीं है, यानी वो हासिल करते हैं एट फर्स्ट यानी शुरुआत में। सम ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग माने छोटा मोटा, तुच्छ, कुछ छोटा मोटा स्टेक्स होते हैं दांव, टू विन माने जीतना। तो शुरुआत में वो कुछ छोटे मोटे दांव जीत जाते हैं, मतलब कि शुरुआत में उनको थोड़ी वेटेज मिलती है, शहर के लोग उनकी कविताओं को सुनते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं इनाम के तौर पर। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत उनको वेटेज दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। बट वॉट अनइक्वल हैजार्ड्स डू दे रन, बट लेकिन वॉट कैसे कैसे, अनइक्वल, अनइक्वल माने तो असमान होते हैं, मतलब यहाँ पर ऊंचे नीचे, मतलब कितने बड़े बड़े, हजार्ड्स माने खतरे, डू दे रन मतलब कितने बड़े खतरों का सामना वो करते हैं, कभी लोग कितने बड़े खतरों में पड़ जाते हैं। ईच टाइम हर बार, दे राइट जब वो लिखते हैं, दे वेंचर माने वो हिम्मत करते हैं, साहस करते हैं या फिर खतरा मोल लेते हैं। ऑल दे हैव वन, ऑल वो सब कुछ, दे हैव वन जो उन्होंने जीता है। देखो ये यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ये तीनों लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अब उनको क्या खतरा होता है हर बार जब वो कुछ नया लिखते हैं। देखिए मान लो उन्होंने पहली पोइम लिखी, वो बहुत हिट हो गई, वो लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने बहुत तारीफ़ें की और खूब पैसा भी बरसाया, लेकिन अगली बार उन्होंने जो पोइम लिखी वो लोगों को पसंद नहीं आई। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे पहली फिल्म बनती है किसी हीरो की, वो लोगों को बहुत पसंद आती है, बाद में अगली फिल्म उनकी नहीं चलती है ना। कई प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा होता है। गदर जिन्होंने बनाई थी उन्होंने बाद में अगली फिल्म बनाई तो वो उतनी नहीं चली। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ हीरो करके थी शायद, उस बच्चे के ऊपर बनाई हुई थी। तो कई बार होता है ऐसा कि दूसरी फिल्म नहीं चलती। अब वैसा ही कवि के साथ है, पहली पोइम पसंद आ गई, दूसरी नहीं आई। तो ईच टाइम दे राइट, हर बार जब वो लिखते हैं, दे वेंचर तो वो खतरा मोल लेते हैं, वो खोने का डर होता है। ऑल दे हैव वन, जो कुछ उन्होंने जीता है वो सबको वो दांव पर लगाते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। वेंचर का कई मतलब हैं वेंचर के, तो वो दांव पर लगा देते हैं हर उस चीज़ को जो उन्होंने अभी तक जीती है। द स्क्वायर दैट्स बटर्ड स्टिल इज श्योर टू बी अनडन। स्क्वायर जमींदार को बोलते हैं, साहब होते हैं। तो जो साहब जिनको दैट्स बटर्ड स्टिल, अभी भी जिनको मक्खन लगाया जा रहा है, इज श्योर टू बी अनडन, तो यकीनन वो बाद में बर्बाद होंगे। यानी जो जिन लोगों की अभी बटरिंग हो रही है, एक समय ऐसा ज़रूर आना है कि वो अनडन माने बर्बाद होंगे। दिस ऑथर, ये लेखक, यानी अब विलियम कॉन्ग्रीव अपनी बात कर रहे हैं इसमें। दिस ऑथर का मतलब विलियम कॉन्ग्रीव। हियर टू फोर का मतलब अभी तक। हैज़ फाउंड, उसने हासिल किया है, प्राप्त किया है। योर फेवर, आपकी फेवर यानी आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा अभी तक उसको हासिल हुई है, अभी तक आपने मुझे मोहब्बत दी है। बट लेकिन, प्लीड्स नो मेरिट, प्लीड्स माने मैं गुजारिश नहीं कर रहा, प्लीड्स नो मेरिट माने मैं किसी मेरिट की गुजारिश नहीं कर रहा आपसे, कि फ्रॉम हिज पास्ट बिहेवियर, अपने अतीत के व्यवहार से, यानी अतीत में जो मैंने कुछ लिखा है वो आपको पसंद आया। अब उसी के आधार पर मैं आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि आप उसी आधार पर मेरे ऊपर मोहब्बत बरसाएं, है ना। अभी एक नया ड्रामा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो पास्ट के ड्रामा के आधार पर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें, ये मैं आपसे गुजारिश नहीं कर रहा हूँ। टू बिल्ड ऑन दैट माइट प्रूव अ वेन प्रिजम्पशन। टू बिल्ड ऑन दैट, टू बिल्ड माने वैसे बनाना होता है, बिल्डिंग इसी से बनता है। अब टू बिल्ड ऑन दैट का मतलब हुआ कि उसी पर आधारित होना, उसी पर डिपेंड होना, कि भाई पास में आपने मुझे प्यार किया है, मेरी लिखी हुई चीज़ों को, रचनाओं को पसंद किया है, तो मैं उसी पर डिपेंड रहूं कि आप हमेशा मुझे पसंद करेंगे।
तो ये बात माइट प्रूव साबित हो सकती है अ वेन माने एक बेकार का, प्रिजम्पशन माने पहले से सोची गई बात, यानी आप यूजलेस सपोजिशन कह सकते हैं वेन प्रिजम्पशन को, यानी बेकार का, कल्पना से भरा हुआ आइडिया। तो मैं ऐसी कल्पना नहीं करूँगा, ऐसा नहीं सोचूंगा कि क्योंकि आपने पहले मेरी रचनाओं को पसंद किया है, मेरे राइटिंग्स को पसंद किया है, तो आज भी आप इसको इसीलिए पसंद करें। शुड ग्रांट्स टू पोइट मेड एडमिट रिजम्पशन, यानी शुड ग्रांट्स माने जो ग्रांट दी जाए, मेहरबानी की जाए, टू पोइट्स कवियों के ऊपर, मेड एडमिट यानी उसमें पॉसिबिलिटी होती है, रिजम्पशन माने फिर से आप, रिजम्पशन कंटिन्यूटी होती है, तो आप पोइट से ये उम्मीद करें कि वो अपनी रचनाओं में अच्छाई को कंटिन्यू करे। एडमिट रिजम्पशन माने कंटिन्यूटी होती है, तो कवि के अपनी रचनाएं हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, यानी कंटिन्यूटी में उनको अच्छी रचनाएं पेश करनी चाहिए, लिखनी चाहिए, तो ये आप कवियों से उम्मीद की जाती है। और इसका एक मीनिंग आप ये भी निकाल सकते हैं कि पोइट्स को जो आप ग्रांट्स देते हैं, उन पर जो मेहरबानी करते हैं, उसमें आपको फिर से पुनर्विचार करने की आज़ादी है। एडमिट माने ये बात एक्सेप्टेबल है कि अगर आप फिर से विचार करते हैं, फिर से सोचते हैं कि अब इस पोइट को मेहरबानी की जाए कि नहीं की जाए, अब इसको पसंद किया जाए या ना किया जाए, ये आपका अपना डिस्क्रिशन है, इसमें ये एक्सेप्टेबल है। एंड इन पार्नेसस ही मस्ट लूज हिज सीट इफ दैट बी फाउंड अ 4-feeted एस्टेट। ये जो पार्नेसस है, ये एक पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है यूनान में, जहाँ पर पोइट्री की देवी रहती हैं। तो यानी जो लेखक होते हैं उनको वहाँ पर सीट मिलती है, या फिर उनकी जो आराध्य देवी हैं वो वहाँ पर रहती हैं, वहाँ से उनको मेहरबानी प्राप्त होती है, इंस्पिरेशन प्राप्त होती है। तो एंड इन पार्नेसस, पार्नेसस में ही मस्ट लूज हिज सीट, वो अपनी सीट खो देगा। कवि उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा पार्नेसस पर्वत पर, या वहाँ से कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, कोई मेहरबानी नहीं होगी जो म्यूज़िक की देवी हैं, जो पोइट्री की देवी हैं। इफ़ अगर दैट बी फाउंड, कहीं कहीं यहाँ पर कई जगह ये लिखा हुआ है कि वहाँ पार्नेसस पर्वत पर अपोलो है, अपोलो का ड्वेलिंग प्लेस है, और वो गॉड ऑफ पोइट्री है। वैसे अलग अलग लोगों से इंस्पिरेशन, 9 म्यूजेस हैं पोइट्री की जो देवियां हैं। तो पार्नेसस पर्वत पर उसकी सीट खो जाएगी, उससे उसको वो हासिल नहीं होगी। इफ दैट बी फाउंड, अगर ये पता चले अ 4-feeted एस्टेट, कि वो 4 feet कर चुका है, यानी लॉस्ट, वो खो चुका है एस्टेट, अपने उस स्थान को, अपने उस रेप्यूटेशन को। तो एक बार जब कवि की रेप्यूटेशन चली जाती है तो उसको पार्नेसस पर्वत से कोई मेहरबानी प्राप्त नहीं होती, कोई इंस्पिरेशन प्राप्त नहीं होती, वहाँ उसकी कोई जगह नहीं रहती। आगे देखिए, ही ओन्स विद टॉयल। ही ओन्स माने वो मानता है। कौन मानता है? विलियम कॉन्ग्रीव मानता है। अपने बारे में ही तो बात कर रहे हैं कि मैं मानता हूँ, आप ये कहिए। विद टॉयल, टॉयल माने होता है हार्ड वर्क, परिश्रम से। ही wrought माने वो लेकर आया है, उसने तैयार किया है। ही हैज़ रिटन, ही हैज़ वर्कड, आप ये लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि बड़ी मेहनत से उसने लिखा है। द फॉलोइंग सीन्स, यानी आने वाले दृश्यों को, जो अभी आपके सामने पेश किए जाएंगे सीन्स, दृश्य, उनको बड़ी मेहनत से मैंने लिखा है। बट लेकिन, इफ अगर, यदि, दे आर नॉट, नॉट का मतलब ज़ीरो, अगर वो बेकार साबित हों, ज़ीरो साबित हों, नेवर
स्पेयर, नेवर माने कभी नहीं, स्पेयर माने छोड़ना, हिम उसको यानी विलियम कॉन्ग्रीव को, फॉर हिज पेन्स उसकी परेशानियों के लिए, उसकी मेहनत के लिए, क्योंकि भाई उसने मेहनत की है इसलिए उसको आप छोड़ मत देना, है ना, ये सोच के कि भैया नाटक तो अच्छा नहीं है लेकिन उसने मेहनत बहुत की है तो इसके लिए उसको छोड़ मत देना, बल्कि डैम हिम द मोर, डैम माने कंडेम, क्रिटिसाइज, द मोर और ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज करना अगर आपको ये पसंद ना आए। हैव नो कमिजरेशन, कमिजरेशन माने होता किसी के साथ में कष्ट उठाना, अब मतलब कि दया करना, तो हैव नो कमिजरेशन उसके ऊपर कोई रहम मत खाना, दया मत करना, फॉर क्योंकि, डलनेस ऑन मैच्योर डेलिबरेशन, क्योंकि नहीं है यहाँ पर, के लिए है, फॉर के दो मीनिंग होते हैं, के लिए, तो इसके लिए उस पर दया मत करना कि उसने डलनेस दिखाई यानी नीरसता दिखाई, नीरसता पेश की, ऑन मैच्योर यानी जो आप लोग हैं, मैच्योर डेलिबरेशन है यानी डेलिबरेशन का मतलब यहाँ आपकी जो बुद्धि है, विवेक है ना, आपका जो डिस्क्रिशन है वो मैच्योर है, वयस्क है, आपने खूब सारे नाटक पहले ही देख रखे हैं ऑडियंस ने, जैसे हम लोग ने इतनी सारी फिल्में देख रखी हैं, बचपन से ही फिल्में देखते हैं बच्चे, तो उनका जो डिस्कशन है इतना अच्छा हो जाता है फिल्मों के बारे में। आदि पुरुष आई तो सबने कैसे थू थू कर दी और बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया उसको। तो आपका जो मैच्योर डेलिबरेशन है यानी आपका जो वयस्क और अच्छा खासा सॉलिड विवेक है, बुद्धि है, उसके सामने मैंने डलनेस पेश की, है ना, बोरिंग ड्रामा पेश किया, तो उसके लिए मेरे ऊपर बिल्कुल दया मत करना। ही स्वीयर्स ही विल नॉट रिसेंट, ही स्वीयर्स वो कसम खाता है, कौन कसम खाता है, विलियम कॉन्ग्रीव कसम खाता है, ही विल नॉट रिसेंट, रिसेंट माने होता है टू बी एंग्री, क्रोधित होना, कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। विलियम कॉन्ग्रीव ये कसम खाता है कि वो बिल्कुल नाराज़ नहीं होगा। वन हिस्ड ऑफ सीन यानी कोई जो दृश्य है उसको हिस कर रहे हैं लोग, उसके बारे में फुसफुसा रहे हैं, अरे यार ये क्या बकवास है, अरे यार जैसे हम लोग आदि पुरुष देख के कहे अरे यार ये क्या काली काली लंका बना दी, सोने की लंका हुआ करती थी चमकती हुई, हम सुनते आए हैं देखते आए हैं, ये क्या काली काली लंका बना दी। तो ये हिस्ड ऑफ सीन है, किसी दृश्य को देखकर जब फुसफुसाते हैं लोग, क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। नॉट लाइक दोज पीविश विट्स, नॉर ना ही, लाइक माने की तरह, किसकी तरह, दोज वो जो होते हैं, पीविश, पीविश का मतलब चिड़चिड़े, इल टेम्पर्ड, विट्स माने बुद्धिमान लोग होते हैं, या लेखकों के लिए यहाँ पर आया है, राइटर्स होते हैं, ड्रामेटिस्ट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तो उन चिड़चिड़े नाटककारों की तरह, ड्रामेटिस्ट की तरह नहीं हूँ मैं। हिज प्ले मेंटेन कि वो अपने नाटक को मेंटेन करें यानी लोगों के सामने ये दलील दें कि भैया हमारा नाटक तो अच्छा है लेकिन आपकी बुद्धि खराब है, जैसे कि आदि पुरुष को बनाने वाले लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर बहुत अच्छे लेखक हैं, मुझे उनकी कविताएं पहले बहुत पसंद थी, लेकिन अभी आदि पुरुष देखने के बाद सभी का वही हाल है, सभी किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं, ना उनके डायलॉग्स ना उनकी फिल्म। तो अब वो अपने बार बार कह रहे हैं कि साहब हमने रामायण नहीं बनाई है, हम तो रामायण नहीं बनाई है तो नाम क्यों ऐसे रखे भाई, जानकी क्यों रखा, कुछ और रख लेते, राम क्यों नाम रखा, लंका दिखा रहे हो आप, अयोध्या दिखा रहे हो, फिर कह रहे हो हमने रामायण नहीं बनाई है। तो ज़बरदस्ती मेंटेन कर रहे हैं। हिज प्ले मेंटेन हु टू असर्ट देयर सेंस, हु जो के, टू असर्ट माने पेश करने के लिए, कहने के लिए, देयर सेंस अपना मतलब, योर टेस्ट आपके टेस्ट पर, आपकी रुचि पर, अरेन माने क्रिटिसाइज करते हैं यानी आप हमारी टेस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि हमारा टेस्ट अच्छा नहीं है ना, खुद तो बकवास फिल्म बना दी और हमसे कह रहे हो कि हमारा टेस्ट अच्छा नहीं है। तो कुछ नाटककार ऐसे होते हैं, विलियम कॉन्ग्रीव ये कह रहा है कि मैं उन चिड़चिड़े नाटककारों की तरह नहीं हूँ, उन चिड़चिड़े लेखकों की तरह नहीं हूँ जो कि हिज प्ले मेंटेन, अपने नाटक को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए, हु टू असर्ट देयर सेंस यानी अपना मतलब समझाने के लिए, योर टेस्ट अरेन आपकी रुचि को क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी रुचि की बुराई करते हैं कि आपका टेस्ट खराब है।
सम प्लॉट वी थिंक ही हैज़ एंड सम न्यू थॉट। सम प्लॉट यानी कोई कहानी, वी थिंक हमें लगता है, ही हैज़ उसने बनाई है, यानी ये जो नाटक है द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कुछ तो कहानी उसने बनाई है। एंड सम न्यू थॉट, और कुछ नए जो आइडियाज़ हैं, कुछ नए विचार हैं, वो आपके सामने ला रहा हूँ मैं। सम ह्यूमर, मैंने इसमें ह्यूमर को प्रयोग किया है, हास्य प्रयोग किया है। TW2 का मतलब भी, कुछ हास्य भी है। नो फार्स, लेकिन फार्स नहीं है। फार्स क्या होता है? हास्य की मतलब एक्सट्रीमिटी होती है, जो कि बकवास लगती है, बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। कुछ फिल्में आपने देखी होंगी, कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता होती है, तो जो कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता होती है वो फार्स कहलाती है ना। आपके गले नहीं उतरती कि भाई ये भी कोई कॉमेडी है। तो मैंने जो प्रयोग किया है, ह्यूमर प्रयोग किया है और फार्स प्रयोग नहीं किया, यानी हास्य के नाम पर फूहड़ता मैंने यहाँ पेश नहीं की है। बट दैट्स अ फॉल्ट, लेकिन या केवल यही एक गलती है। अब इसने, ये तो अच्छी बात है कि भाई ह्यूमर यूज़ किया है और फार्स नहीं प्रयोग किया, और फिर कह रहा है कि यही एक गलती है। ऐसा क्यों बोला उसने? आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों बोला भाई कि यही एक गलती है, तो अच्छी बात है। अब वो ये कह रहा है कि ये गलती क्यों है कि अभी जो आ रही हैं कॉमेडीज़, बाकी लोग जो पेश कर रहे हैं, जो थिएटर्स में दिखाया जा रहा है, वो तो फार्स दिखाया जा रहा है। तो जिन लोगों को वो फार्स पसंद आ रहा है, जो वो फार्स को देख रहे हैं, फूहड़ता को देख रहे हैं, उनके लिए तो ये मेरी गलती हो जाएगी, उनको तो ये पसंद नहीं आएगा, है ना। जो सेंसिबल चीज़ है वो उनको कैसे पसंद आएगी, जो कि फूहड़ता देखने के आदी हो चुके हैं। इसलिए वो कह रहा है कि बट दैट्स अ फॉल्ट, कि यही मेरी एक गलती है कि मैंने ह्यूमर तो प्रयोग किया है लेकिन फार्स प्रयोग नहीं किया। आगे देखिए वो क्या कहता है। अभी आपका प्रोलॉग ही चल रहा है, आज का ये वीडियो मैं प्रोलॉग पर ही ख़त्म करूँगी, तो बस ये लास्ट है, 40 लाइन्स का है प्रोलॉग। सटायर ही थिंक्स यू ought नॉट टू एक्सपेक्ट। सटायर होता है व्यंग, हम किसी पर व्यंग करते हैं, खासकर कवि लोग व्यंग करते हैं समाज को सुधारने के लिए, है ना। व्यंगात्मक जो लेख लिखे जाते हैं सुधारने के लिए। तो विलियम कॉन्ग्रीव कहता है कि सटायर यानी व्यंग, ही थिंक्स वो सोचता है, यू ought नॉट टू एक्सपेक्ट आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और टू माने चाहिए, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, तो आपको व्यंग की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर किसी पर व्यंग नहीं किया है इस नाटक में। क्यों नहीं किया है उसका वो वजह बता रहा है। फॉर क्योंकि, सो रिफॉर्म्ड इतना सुधरा हुआ, अ टाउन शहर, हु डेयर्स किसकी हिम्मत होगी, करेक्ट सुधारने की, यानी जो शहर पहले से ही इतना सुधर गया है उसको और सुधारने की हिम्मत किसकी होगी। हालांकि भाई सुधरा हुआ तो नहीं है, कभी भी आपका समाज इतना सुधरा नहीं होता कि आप उसको और इम्प्रूव ना कर सकें। हमेशा समाज में कुछ कमियां रहती ही हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ऑडियंस का प्यार उसको झेलना है। अभी हम अगर क्लास में बोल दें कि भाई तुम लोगों की क्लास बड़ी ख़राब है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो अब इसको तो मोहब्बत चाहिए ऑडियंस की, तो वो कह रहा है कि भाई जो शहर पहले से ही इतना सुधरा हुआ है उसको सुधारने की हिम्मत किसकी है। डेयर माने हिम्मत करना, करेक्ट माने सुधारने की। तो इसलिए यहाँ आप मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं सटायर लिखूंगा। सटायर मैंने व्यंग किसी पर नहीं किया है। टू प्लीज दिस टाइम, टू प्लीज माने खुश करना, प्रसन्न करना, दिस टाइम इस वक्त को मतलब इस वक्त की ऑडियंस को, जो यहाँ पर उपस्थित हैं लोग और जो बाद में आएंगे देखने इस नाटक को, तो उन सब ऑडियंस को, उन सब लोगों को खुश करना, हैज़ बीन वो है, हिज उसका यानी कि विलियम कॉन्ग्रीव का, सोल माने एकमात्र, ओनली, प्रिटेंस माने बहाना होता है, लेकिन प्रिटेंस का मतलब यहाँ पर्पस। तो जो मेरा एकमात्र पर्पस है ऑडियंस को, जो इस वक्त की है, उसको खुश करना है। तो भाई लोग किस लिए जाते हैं थिएटर? एंटरटेनमेंट के लिए। हम फिल्म देखने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो यही मेरा पर्पस है, उद्देश्य है। ही विल नॉट इंस्ट्रक्ट,
वो किसी को भाषण नहीं देगा। इंस्ट्रक्ट माने निर्देश देना, एजुकेट करना, भाषण देना। तो भैया सबक नहीं सिखाना हमको, पाठ नहीं पढ़ाना किसी को। तो विलियम कॉन्ग्रीव किसी को पाठ नहीं पढ़ाएगा, सबक नहीं सिखाएगा, भाषण नहीं देगा। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट के बाद शुड ज़रूर आता है, ये याद रखिएगा। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में ये अक्सर सवाल आता है एग्जाम में, लेस के बाद शुड आता है। तो लेस कहीं ऐसा ना हो, इट शुड। इट किसके लिए आया? इंस्ट्रक्शन के लिए, कि भैया मैं लोगों को प्रवचन दूं और लोगों को क्या हो जाए, इट शुड गिव ऑफेंस। ऑफेंस माने बुरा मानना, गिव ऑफेंस माने लोग बुरा मान जाते हैं ना, भैया हम यहाँ तुमसे पाठ पढ़ने थोड़ी आए, सबक सीखने थोड़ी आए, तुम्हारी प्रवचन सुनने थोड़ी आए, एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, यहाँ कोई एजुकेशन नहीं दूंगा, कोई प्रवचन नहीं दूंगा, कोई मॉरल लेसन नहीं दूंगा, जिससे कहीं लोग बुरा न मान जाएं। लेस्ट इट शुड गिव ऑफेंस। शुड ही बाय चांस अ नेव और फूल एक्सपोज। अब ही फिर से विलियम कॉन्ग्रीव के लिए आया है। बाय चांस इत्तेफाकन यानी संयोग से, अनेव एक बदमाश को, और फूल बेवकूफ़ को एक्सपोज कर दे यानी उसकी पोल खोल दे। तो बाय चांस अगर मैं किसी बदमाश की या किसी बेवकूफ़ की यहाँ पोल खोल दूँ, दैट हर्ट्स नन हियर, तो उससे हर्ट माने चोट पहुंचाना, नन माने किसी को भी नहीं, हियर यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी को भी उससे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि श्योर यकीनन पक्की बात यह है कि हियर यहाँ पर आर नन ऑफ दोज, उनमें से कोई भी नहीं है। यानी यहाँ जितनी ऑडियंस प्रेजेंट है इस नाटक को देखने आई है, उनमें से कोई भी ना तो नेव है, ना फूल है, ना बदमाश है, ना बेवकूफ़ है। यानी देखिए कैसी बटरिंग कर दी उसने ऑडियंस की, मक्खन लगा दिया ना, कि आप लोगों में से तो कोई ना बेवकूफ़ है ना कोई बदमाश है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी को एक्सपोज कर रहा हूँ, बेवकूफ़ को, बदमाश को, तो आप लोग तो बुरा मानेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों में तो कोई बेवकूफ़ या बदमाश है ही नहीं। कितनी शातिरपने से, कितनी होशियारी से देखिए उसने मक्खन लगा दिया, तारीफ कर दी ऑडियंस की। इन शॉर्ट, संक्षेप में यानी ब्रीफली, आर प्ले, हमारा नाटक, शैल क्या करेगा, क्या करेगा, विद योर लीव, यानी लीव माने परमिशन, आपकी परमिशन से, आपकी इजाज़त से, टू शो इट, इसको दिखाने की, यानी मैं आपकी इजाज़त ले रहा हूँ इसको दिखाने की। तो हमारा नाटक आपको क्या देगा, गिव यू वन इंस्टेंस, गिव यू आपको देगा वन इंस्टेंस, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, कैसा, ऑफ अ पैसिव पोइट, एक पैसिव पोइट की। देखिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो आपने पढ़ा होगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आके सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो एक पैसिव पोइट की मैं यहाँ उदाहरण पेश करूँगा। पैसिव पोइट क्या है, अब वो आगे आपको बता रहा है कि मैं अपनी तरफ से कोई दलील आपको नहीं दे रहा, पूरी तरीके से मैं ऑब्जेक्टिव हूँ। यानी जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्ट काम करने लगता है सब्जेक्ट का। तो मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव हूँ, अपनी तरफ से कोई दलील नहीं पेश कर रहा, सब्जेक्टिव नहीं हूँ, है ना। एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, तो मैं यहाँ सब्जेक्टिव नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव हूँ, पैसिव हूँ। और हूँ जो कि अपने लिए ही कह रहा है, टू योर जजमेंट्स, आपके जजमेंट के लिए, आपके डिस्क्रिशन के लिए, आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूँ। यील्ड माने मैं सरेंडर करता हूँ आपकी बुद्धि के सामने। ऑल रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन वही है सरेंडर। तो मैं अपना ये नाटक, अपना सब कुछ, अपनी कला आपके सामने समर्पित करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उसको पसंद कीजिए, क्योंकि आप मुझे पहले से पसंद करते आए हैं। तो मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ। सो सेव और डैम, सो इसलिए सेव चाहे आप उसको बचाइए, और डैम या फिर क्रिटिसाइज कीजिए, आफ्टर योर ओन डिस्क्रेशन, यानी आप अपने खुद के डिस्क्रेशन वही विवेक होता है, जजमेंट होता है। आप अपने जजमेंट के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर
आप इसको चाहे क्रिटिसाइज़ कीजिए, चाहे इसकी तारीफ़ कीजिए, चाहे इसको पसंद कीजिए, चाहे ना पसंद कीजिए, ये मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था नाटक, उस वक्त बहुत पॉपुलर हुआ, और आज भी आप इसको पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। तो आगे हम पहला एक्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। करीब 3000 लाइन्स हैं इसमें, ड्रामा में, तो काफ़ी वक्त भी लगेगा और वीडियोस भी बड़े बड़े होंगे। मुझे भी मेहनत करनी होगी और आपको भी धैर्य रखना होगा। तो चलिए, सब हम और आप साथ मिलकर इसको कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।